हेलो। हेलो। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड। आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अरविंद, राम राम, अंकित, टीनू चौधरी, डिंपल चौधरी, अर्जुन, उपेंद्र, वेरी गुड। आ जाओ भाई। लखीमपुर खीरी, यूपी, उत्तर प्रदेश, वेरी गुड। तो साथियों, आप सभी को पता है कि जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा टॉपिक है पढ़ रहे थे? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अपने साथी? अपने राजस्थान में पशुधन के बारे में चर्चा कर रहे थे। और पशुधन के बारे में चर्चा करते हुए जो जो बातें मैंने आपको पढ़ाई थी उससे आगे का सेशन में अब कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है ना? कल की या इससे पिछले सेशन में अपने पशुधन टॉपिक में चर्चा करते हुए यही बात पढ़ी थी कि विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत है। पूरे विश्व के 16% पशु भारत में हैं और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। भारत में सर्वाधिक पशुओं वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान राजस्थान का। पूरे भारत के 10.60% पशु कहाँ हैं? राजस्थान में। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान लगभग 9 से 10% रहता है। पशु गणना 5 वर्ष के अंतराल से होती है। प्रथम पशु गणना 1919-20 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुई थी। 1951 की गणना के अनुसार कुल पशु 2.46 करोड़ थे। नस्ल पर आधारित प्रथम पशु गणना 2007 में हुई। क्रम की दृष्टि से यह 18वीं थी। 19वीं पशु गणना 2012 में हुई, जिसमें कुल पशु थे 57.07 मिलियन या 5.77 करोड़। 2012 तक पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा करवाई जाती थी, जबकि 20वीं पशु गणना जो 1 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई और आंकड़ों का प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019 को हुआ। यह गणना राजस्व मंडल अजमेर व पशुपालन विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वाधान से करवाई गई थी। इसके आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली। 20वीं पशु गणना में प्रत्येक जिले में पशु गणना अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। 20वीं गणना पूर्णतः कंप्यूटरीकृत या डिजिटल गणना थी। ठीक है ना? कुल पशु कितने थे साथियों? 5.68 करोड़ या 56.08 मिलियन थे। ठीक है। 2012 से 2019 के मध्य यानी 18वीं से 19वीं पशु गणना में साथियों 1.66% की क्या हुई है? कमी हुई है। 20वीं पशु गणना के अनुसार पूरे भारत के सबसे ज्यादा पशु राजस्थान में कौन कौन से हैं? ऊंट, गधा और बकरी। 19वीं गणना के मुकाबले 20वीं गणना में देखो सुनो, वृद्धि भैंस में 5.53% की और गाय में 4.41% की हुई है। आगे फिर मैंने आपको बताया था कि 20वीं गणना में पशुओं में कमी। तो साथियों, वृद्धि में 2 ही पशु आएंगे, बाकी सारे के सारे पशु किसमें आ जाएंगे? कमी में आ जाएंगे। गधाओं में 71.31% की, ऊंट में 34.67 है, भेड़ में 12.95, घोड़ों में 10.85 और बकरी में 3.81% की कमी हुई है। राजस्थान का पशु घनत्व 1951 में 72 पशु, 2007 में 166, 2012 में 169 और 2019 में 165 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर था। फिर सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर जिले का 434 और न्यूनतम पशु घनत्व राजस्थान के कौन से जिले का है? तो न्यूनतम पशु घनत्व राजस्थान के जैसलमेर जिले का है, 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक पशुओं वाला जिला बाड़मेर, न्यूनतम पशुओं वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है। यही बातें अपने कर ली थी। इसके बाद में देखो सुनो, आगे चलो। इसके बाद में सर्वाधिक पशुओं वाला जिला बाड़मेर है, न्यूनतम धौलपुर है। राज्य का दूध उत्पादन में स्थान दूसरा है। सर्वाधिक दूध उत्पादित जिला जयपुर और गंगानगर, न्यूनतम दूध उत्पादित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। फिर अपने राज्य में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं के बारे में चर्चा की थी कि प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है? 829 पशु है। प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 829। 1000 लोगों के पीछे 829 क्या है? पशु है।
ठीक है। राजस्थान राज्य पशुपालन एवं कल्याण बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय, राज्य की प्रथम दूध परीक्षण प्रयोगशाला, राज्य की प्रथम महिला दूध समिति, राजस्थान का प्रथम पशु विज्ञान एवं चिकित्सा महाविद्यालय, प्रथम दूध डेयरी, ये सारी चर्चा आपने कर ली थी। और कल के लास्ट सेशन में आपने बात की थी देश की सबसे बड़ी दूध की डेयरी कहाँ है। तो देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ है, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था। देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी है दोस्त रानीबाड़ा में, और रानीबाड़ा कहाँ पड़ता है, राजस्थान के जालोर जिले में पड़ता है। ठीक है ना। इसके बाद में अब अपने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ पड़ी थी, रानीबाड़ा, जालोर। इसके बाद में है राजस्थान गो संवर्धन केंद्र। आगे देखो सुनो, राजस्थान गो संवर्धन केंद्र, राजस्थान गो संवर्धन केंद्र कहाँ है, राजस्थान गो संवर्धन केंद्र कहाँ है, बस्सी में। और बस्सी कहाँ पड़ता है, जयपुर में। यह है बस्सी में। और बस्सी कहाँ है दोस्त, बस्सी पड़ता है जयपुर में। तो राजस्थान गो संवर्धन केंद्र कहाँ है, बस्सी, जयपुर में। इसके बाद में देश का प्रथम चारा बीज उत्पादन फार्म, देश का प्रथम चारा बीज उत्पादन फार्म। आगे आ जाओ, देश मतलब भारत, देश का प्रथम चारा बीज उत्पादन फार्म, देश का प्रथम चारा बीज उत्पादन फार्म, चारा बीज उत्पादन फार्म। देश का प्रथम चारा बीज उत्पादन फार्म कहां है, या इसे बोलते हैं दोस्तों चारा बैंक। उत्पादन फार्म या ब्रैकेट में लिख देता हूं चारा बैंक, ये कहां है, देश का प्रथम चारा बीज उत्पादन फार्म या चारा बैंक, ये है मोहनगढ़ जैसलमेर में। ये कहां है, ये पड़ता है मोहनगढ़ में। और मोहनगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है, तो मोहनगढ़ पड़ता है राजस्थान के जैसलमेर जिले में, मोहनगढ़ जैसलमेर। ठीक है ना। देश का प्रथम चारा बीज उत्पादन फार्म कहां, या इसे बोलते हैं चारा बैंक, और ये चारा बैंक पड़ता है मोहनगढ़ जैसलमेर में। आईएसओ द्वारा प्रमाणित दूध संयंत्र। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, आईएसओ द्वारा प्रमाणित, आईएसओ द्वारा प्रमाणित दूध संयंत्र, आईएसओ द्वारा प्रमाणित दूध संयंत्र अगर मैं आपसे पूछूं कहां है, तो आपका उत्तर क्या होगा। एक तो जयपुर में, एक अलवर में है, एक बीकानेर में है, और एक साथियों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। तो आईएसओ द्वारा प्रमाणित दूध संयंत्र राजस्थान में कितने हैं, 4। आईएसओ द्वारा प्रमाणित दूध संयंत्र कितने हैं, 4। तो याद रखना जयपुर में है। कहां याद रखोगे, जयपुर। जयपुर के बाद में आप याद रख लेना बीकानेर, बीकानेर के बाद में आप याद रखोगे अलवर, और अलवर के बाद में भीलवाड़ा, अलवर, और अलवर के बाद में कहां है, भीलवाड़ा में। आईएसओ द्वारा प्रमाणित दूध संयंत्र राजस्थान में कितने हैं, 4 है। और ये 4 कहां कहां हैं, जयपुर में, बीकानेर में, अलवर में, और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सही लिखा है तो चारा बैंक है, चारा बैंक। ठीक है ना, हाँ, या चारा बैंक। चारा बैंक मोहनगढ़ है, जैसलमेर में है। 4 बैंक नहीं है, चारा बैंक है भाई। चलो सर, इस रीजनिंग की क्लास है आ रही है, कहाँ आ रही है, तो ये लो, आईएसओ द्वारा प्रमाणित है दूध संयंत्र। इसके बाद में देखो सुनो, वरमूल डेयरी कहाँ है, एक गंगमूल डेयरी है, एक उर्मूल डेयरी है। 3 डेयरी आप याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगमूल डेयरी कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या होगा। एक तो वरमूल डेयरी, बताओ वरमूल डेयरी कहाँ है, वरमूल डेयरी, एक है दोस्तों उर्मूल डेयरी,
उर्मूल डेयरी, और एक है गंगमूल डेयरी, गंगमूल डेयरी। चलो भाई बताओ, वर्मूल डेयरी, उर्मूल डेयरी और गंगमूल डेयरी। वर्मूल डेयरी कहाँ है? जोधपुर में। वर्मूल डेयरी कहाँ है? जोधपुर जिले में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसके बाद में देखो, गंगमूल डेयरी राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है? बीकानेर में, गंगमूल डेयरी। और इसके बाद में एक और बच गई, उर्मुल, अरे रुको रुको सॉरी, उर्मुल डेयरी कहां पड़ती है? बीकानेर। उर्मुल डेयरी कहां पड़ती है? बीकानेर में, बीकानेर। और गंगमूल डेयरी अगर आपसे पूछ ले तो सरस। गंगमूल डेयरी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में थी, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद कहां गई? हनुमानगढ़ में। क्योंकि पहले 1994 से पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला एक ही होता था, अब दोनों अलग अलग है। तो गंगमूल डेयरी कहां पर पड़ती है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। ये लो, चलो ठीक है, ये है डेयरी। चलिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं आरसीडीएफ। आरसीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। आगे लिख रहा हूं मैं, आरसीडीएफ, आरसीडीएफ, आरसीडीएफ। इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। आरसीडीएफ इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव, राजस्थान कोऑपरेटिव, ऑपरेटिव, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। साथियों, इसका मुख्यालय राजस्थान में पड़ता है, जयपुर जिले में, और इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। हाँ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसका मुख्यालय है जयपुर में। ठीक है ना साथियों? इसमें इस आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसने क्या किया है? आरसीडीएफ ने राज्य में 2 जगह तो साथियों वीर्य बैंक स्थापित किए हैं। पशुओं की नस्ल सुधार हेतु वीर्य बैंक, या इसे बोलते हैं सीमन बैंक। और एक इसी आरसीडीएफ ने आइसक्रीम प्लांट भी स्थापित किया है। तो आप याद रखना, आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसका उद्देश्य क्या है साथियों? पशुओं की नस्ल सुधार। और ये क्या करती है साथियों? दूध उत्पादन पर क्या करती है? ये बल देती है। तो आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साथियों, नस्ल सुधार, नस्ल सुधार, पशुओं की नस्ल सुधार, ये क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य है? वह दूध उत्पादन क्या करना? दूध उत्पादन बढ़ाना, दूध उत्पादन बढ़ाना। ये क्या है इसका उद्देश्य है? नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाना। साथियों, आरसीडीएफ, आरसीडीएफ द्वारा स्थापित, द्वारा स्थापित, स्थापित, आरसीडीएफ द्वारा स्थापित हिमीकृत, हिमीकृत वीर्य बैंक, हिमीकृत, हिमीकृत वीर्य बैंक, वीर्य बैंक, हिमीकृत आरसीडीएफ द्वारा स्थापित हिमीकृत वीर्य बैंक राजस्थान में कितने हैं? 2। राजस्थान में कितने हैं? 2। और 2 है कहां पर? एक तो है बस्सी जयपुर में 2, एक तो याद रखना आप बस्सी जयपुर में, बस्सी, बस्सी, बस्सी जयपुर। एक तो हिमीकृत वीर्य बैंक है बस्सी जयपुर में, और दूसरा है साथियों नारवा खिंचियाइन गांव जोधपुर में। नारवा, नारवा खिंचियायन, खिंचियायन,
नारवा खिंचियायन, खिंचियायन गांव पड़ता है कहां पर? जोधपुर में। तो नारवा खिंचियायन गांव कहां है? जोधपुर में। ये राजस्थान में क्या है? दो हिमीकृत वीर्य बैंक है। नारवा खिंचियायन गांव जो जोधपुर में पड़ता है, इसे साथियों जरम प्लाजम बैंक भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, इसे जरम प्लाजम बैंक भी कहते हैं। याद रखना इसे, याद रखना इसे जरम प्लाजम, जरम प्लाजम बैंक भी कहते हैं। जरम प्लाजम बैंक भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे जरम प्लाजम बैंक भी कहते हैं। आइसक्रीम प्लांट भीलवाड़ा में आरसीडीएफ, ठीक है ना, पशुओं की नस्ल सुधारना। आपने देखा होगा जो आपके घरों में यानी पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान हेतु जो डॉक्टर आते हैं, वो एक जार रखते हैं, है ना, और उसमें कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य रखते हैं, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आप सर ने आपको पढ़ाया भी है, सर ने आपको पढ़ाया भी है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखो, आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं आरसीडीएफ द्वारा आइसक्रीम प्लांट, ये भी पेपर में पूछा गया है। तो आरसीडीएफ द्वारा, आरसीडीएफ द्वारा स्थापित आइसक्रीम प्लांट, आरसीडीएफ द्वारा स्थापित आइसक्रीम प्लांट, आइसक्रीम, आइसक्रीम प्लांट, प्लांट आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन द्वारा स्थापित आइसक्रीम प्लांट, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जी, ये तो है भीलवाड़ा में। तो आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा स्थापित आइसक्रीम ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? भीलवाड़ा में है। चलिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में आगे बात करेंगे साथियों, राज्य की पहली महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति। राजस्थान की प्रथम, राजस्थान की प्रथम महिला दूध उत्पादित, राजस्थान की प्रथम, राजस्थान की प्रथम, 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 राजस्थान की प्रथम महिला दूध उत्पादक, राजस्थान की प्रथम महिला दूध उत्पादक, महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति, सहकारी समिति, सहकारी समिति। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ है सहकारी समिति, तो ये है बोजूसर में, और बोजूसर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में, ठीक है। समिति ये है बोजूसर, बोजूसर, और ये बोजूसर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में, बोजूसर है बीकानेर, ठीक है। ये है राज्य की प्रथम महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति, ये है बोजूसर, और बोजूसर पड़ता है बीकानेर में। नेक्स्ट आता है पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान, पशुपालक, पशुपालक, पशुपालक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान। अगर मैं आपसे पूछूं कि पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की प्रथम पशु विकास नीति, राजस्थान की प्रथम, राजस्थान की प्रथम पशु विकास नीति, पशु विकास नीति, विकास नीति, राजस्थान की प्रथम पशु विकास नीति कब बनाई गई थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान की प्रथम पशु विकास नीति 2009-10 में, 2009-10 में बनाई गई थी, ठीक है।
हाँ, तो राजस्थान की प्रथम पशु विकास नीति 2009-10 में बनाई गई थी। चलो आगे लिखते हैं इसके बाद में। आगे देखो, सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं दिनेरी बाता कार्यक्रम। दिनेरी दिनेरी बाता बाता कार्यक्रम। आप मुझे ये बताएं दोस्त, क्या आप दीना जानते हो? क्या दीना? दीना बताओ किसे कहते हैं? दीना। जो जो जानते हैं वो बताओ, दीना क्या होता है? जानते हो आप दीना? बताओ बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, दीना क्या होता है? दीना किसे कहते हैं? बताओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड। दीना क्या होता है? दीना किसे कहते हैं? दुधारू पशुओं को। जो पशु साथियों, जिन पशुओं का अपने घर पर पालन पोषण करते हैं या घर में रखते हैं, दुधारू पशुओं को मारली भाषा में दीणों बोला है बिने। दुधारू पशुओं को क्या बोलते हैं? दीना बोलते हैं। तो दीणेरी बाता कार्यक्रम, दीणेरी बाता कार्यक्रम याद रखना, बीकानेर वेटनरी विश्वविद्यालय द्वारा, बीकानेर बीकानेर वेटनरी बीकानेर वेटनरी विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, कॉलेज यूनिवर्सिटी विद्यालय द्वारा, द्वारा 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 10 जनवरी 2013 को, 10 जनवरी 2013 को, 2013 को शुरू किया रेडियो कार्यक्रम। शुरू किया गया गया शुरू किया गया रेडियो रेडियो कार्यक्रम 10 जनवरी 2013 को शुरू किया गया। ये क्या है? एक रेडियो कार्यक्रम है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। चलो इसके बाद में नेक्स्ट अपने लिखते हैं साथियों, इसके बारे में पढ़ें। और हाँ, राज्य की एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजस्थान का एकमात्र एग्रीकल्चर या जिसे अपने बोलते हैं वेटरनरी विश्वविद्यालय। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान, लिख लियो भाई जल्दी से, राजस्थान का, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखते हैं राजस्थान पशु, लिख लिया ना? राजस्थान पशु विज्ञान एवं राजस्थान राजस्थान पशु विज्ञान एवं पशु विज्ञान एवं पशु विज्ञान एवं चिकित्सा राजस्थान पशु विज्ञान एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय राजस्थान पशु विज्ञान एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? तो साथियों ये है राजू बास, बीकानेर में। और 13 मई 2010 को इसे यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया था। कहाँ है? राजू बास में। लिख लो राजू बास। और ये राजू बास कहाँ पड़ता है? राजू बास बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पर है राजू बास? बीकानेर। ठीक है, राजस्थान पशु विज्ञान एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय राजूवास बीकानेर 13 मई 2010 को यूनिवर्सिटी घोषित की गई थी। 13 मई 2010 पहले ये विश्वविद्यालयवत संस्था थी, यानी कॉलेज था। ये राज्य का प्रथम व एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय है। राज्य का प्रथम व यह यह राज्य का एकमात्र व प्रथम
वेटनरी, वेटनरी विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, एकमात्र व प्रथम वेटनरी विश्वविद्यालय है ये राजस्थान का एकमात्र और प्रथम वेटनरी विश्वविद्यालय है। ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों अपने चर्चा करेंगे प्रमुख पशुओं के बारे में। तो प्रमुख पशुओं के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हुए सर्वप्रथम क्या अपने ऊंट से बात कर लें, क्या ऊंट से चर्चा स्टार्ट कर लें? तो चलिएगा, अब बात करते हैं प्रमुख पशु। प्रमुख पशुओं में नंबर 1 पर बात करेंगे ऊंट के बारे में। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु भी है। चलो आओ करते हैं चर्चा। को बताओ। ठीक है, यह है राज्य का एकमात्र और प्रथम वेटनरी क्या है? विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो अब आइए पशुओं में चर्चा करते हुए नंबर 1 पर अपने बात करेंगे किसके बारे में साथियों? ऊंट के बारे में। तो नंबर 1 लगा करके और मैं आपके सामने लिख देता हूं ऊंट। क्या लिखा मैंने? ऊंट। ठीक है, ऊंट। सर्वप्रथम अपने बात करेंगे साथियों, ये जो ऊंट है, हाँ ऊंट, सर्वप्रथम आपको एक बात का पता होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां है। तो साथियों, भारत में सर्वाधिक ऊंट, सर्वाधिक ऊंट, भारत में सर्वाधिक ऊंट अगर आपसे पूछ ले कौन से राज्य में है, तो भारत में सर्वाधिक ऊंट है राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ है मेरे दोस्त? राजस्थान में है। पूरे भारत के सबसे ज्यादा ऊंट अगर किसी राज्य में है तो वो राज्य है अपना सुंदर राज्य है राजस्थान। अब बात करते हैं ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप मुझे बताएं वैज्ञानिक नाम, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमल्स ड्रोमोडेरियस। क्या है? कैमल्स ड्रोमोडेरियस। ये भी मिल सकता है कैमलिन, कैमलिन, कैमलिन या कैमल्स ड्रोमोडेरियस, ड्रोमोडेरियस। ये है ऊंट का साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम। क्या है? कैमलिन ड्रोमोडेरियस। समझ गए? ये नाम आपने याद रखना है ऊंट का वैज्ञानिक नाम। अब बात करते हैं साथियों 2012 में कुल ऊंट। 2012 की गणना के अनुसार, 2012 की गणना में ऊंटों की संख्या, ऊंटों की संख्या, 2012 की गणना में ऊंटों की संख्या, दो हजार बारह की गणना में, 2012 की गणना में ऊंटों की संख्या, ऊंटों की संख्या, 2012 की गणना में ऊंटों की संख्या कितनी थी? 3.26 लाख। ठीक है ना, 3.26 लाख, 3,26,000। इसके बाद में देखो सुनो, 2019 की गणना में, 2019 की गणना में ऊंटों की संख्या, ऊंटों की संख्या, 2019 की गणना में ऊंटों की संख्या 2.13 लाख हो गई दोस्तों, 2.13 लाख, यानी 2,13,000। अब साथियों स्वाभाविक सी बात है कि 2012 से 2019 के मध्य ऊंटों में क्या हुई है? कमी हुई है। तो 2012 से 2019 के मध्य, 2012 से 2019 के मध्य, 2019 के मध्य कमी, 2012 से 2019 के मध्य कमी जो हुई है वो हुई है 34.67% की, 34.67% की क्या हो गई साथियों? 2012 से 2019 के मध्य कमी। अब इसके बाद में देखो सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं
पूरे भारत के राज्य में ऊंट, पूरे भारत के राज्य में ऊंट, राज्य में ऊंट, पूरे भारत के राज्य में ऊंट अगर आपसे पूछ ले कितने हैं, तो पूरे भारत के राज्य में जो ऊंट है वो है 84.43%। पूरे भारत के राज्य में ऊंट है 84.43%। एक बार नोट कर लो, फिर अपने आगे चलते हैं। पूरे भारत के 84.43% ऊंट अगर किसी राज्य में मिलते हैं तो वो अपने सुंदर राज्य राजस्थान में ही मिलते हैं। ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद में दो बातें आपने इंपॉर्टेंट पढ़नी है। एक तो भारत का सर्वाधिक ऊंटों वाला राज्य है, और एक भारत का राजस्थान का एक तो सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला है, और एक राजस्थान का न्यूनतम ऊंटों वाला जिला है। दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि यहां से 101% प्रश्न निकलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला कौन सा है और राजस्थान का न्यूनतम ऊंटों वाला जिला कौन सा है, तो दोस्त आप क्या उत्तर देंगे? एक बार आप मुझे उत्तर बता दें, फिर ये बातें मैं लिख दूंगा। बताओ जल्दी से। बता दोगे या नहीं बता सकते? थोड़ा सा पानी पी लेता हूं यार मैं। अब देखो, चलो, अब है, अब अपने ऐसे करके दो लेग लिखेंगे। एक तो लिखेंगे सर्वाधिक ऊंट और एक लिखेंगे न्यूनतम ऊंट। एक तरफ तो लिख देंगे सर्वाधिक ऊंट और एक तरफ लिख देंगे न्यूनतम ऊंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक ऊंट राजस्थान के कौन से जिले में है, तो आपका उत्तर क्या होगा? सर्वाधिक ऊंट। सर्वाधिक ऊंट राजस्थान के कौन से जिले में है, और एक आ जाएगा न्यूनतम ऊंट, न्यूनतम ऊंट। सर्वाधिक ऊंट राजस्थान के कौन से जिले में है, तो सबसे ज्यादा ऊंट है साथियों राजस्थान के जैसलमेर जिले में। सर्वाधिक ऊंट कौन से जिले में है? जैसलमेर। जबकि न्यूनतम ऊंटों में आप जिला याद रखना उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में न्यूनतम ऊंट है, जबकि सबसे ज्यादा ऊंट कहां है? जैसलमेर। इससे पहले न्यूनतम ऊंटों वाला जो राजस्थान का जिला था वो प्रतापगढ़ था। इसके बाद में देखो, सुनो साथियों, ऊंट को ऊंट को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने हेतु, राज्य पशु का दर्जा देने हेतु, दर्जा देने हेतु ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने हेतु 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 अधिसूचना 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 30 जून 2014 को, अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। 2014 को जारी की गई, जारी की गई वह राज्य पशु का दर्जा, वह राज्य पशु का दर्जा, राज्य पशु का दर्जा, पशु का दर्जा, राज्य पशु का दर्जा, दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया। राज्य पशु का दर्जा, दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया। 19 सितंबर 2014, 19 सितंबर 2014 को दिया गया, दिया गया। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने हेतु अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई, जबकि राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया था। इसके बाद में है ऊंटों के देवता। आगे लिखते हैं ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता कौन है? तो पाबू जी। ऊंटों के देवता है
पाबूजी। रामकुमार सर ने आपको पाबूजी राजस्थान के लोक देवता पढ़ाए थे, तो उसमें पढ़ाया था कि ऊंट के बीमार होने पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, जबकि पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी। ठीक है ना। ऊंट के बीमार होने पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं साथियों। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है उंटाला माता का मंदिर। उंटाला माता का मंदिर, माता का मंदिर। अगर मैं आपसे पूछूं कि उंटाला माता का मंदिर कहां है या राजस्थान के कौन से जिले में है, तो उंटाला माता का मंदिर है राजस्थान के बीकानेर जिले में। कौन से जिले में है? बीकानेर। ऊंटों के देवता पाबूजी, उंटाला माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? बीकानेर जिले में है। इसके बाद में बात आती है ऊंट पालक जाति। ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति यानी ऊंट को पालने वाली जाति कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा राइका, या अपने बोलते हैं रेबारी। ऊंट पालक जाति है राइका या रेबारी। ठीक है। राइका या रेबारी ऊंट पालक जाति है। इसके बाद में है ऊंट अनुसंधान केंद्र, यह है जोहड़बीड़ में। ऊंट पालक जाति राइका या रेबारी। नेक्स्ट लिखते हैं ऊंट की खाल से बना पात्र। ऊंट की खाल से बना पात्र, खाल से बना पात्र, बना पात्र। ऊंट की खाल से बना पात्र कुप्पी कहलाता है। क्या कहलाता है? कुप्पी। आगे ब्रैकेट में लिखना है साथियों, बीकानेर की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो साथियों कुप्पी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। मैं आपको ऊंट की फोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है ना। कल ऊंट पर कसी जाने वाली काठी, जिसे अपने कुंची या पिलान बोलते हैं, प्रत्येक जितने भी पशु पढ़ेंगे ना, सारे पशुओं की फोटो देखेंगे दोस्तों। हाँ, जितने भी, जैसे ऊंट है, गाय की नस्ल पढ़ते हैं ना, गाय की देसी नस्ल, जैसे राठी गाय है, थार पारकर गाय है। गाय की कुछ विदेशी नस्ल भी होती है। ठीक है। जैसे अमेरिकन जके नापा बोले करा, रेड डेन, ओलिस्टीन फ्रीजियन है, आयर सायर है। ये गाय की विदेशी फोटो दिखाऊंगा आपको। ठीक है। हाँ, कुप्पी क्या होता है? ऊंट की खाल से एक पात्र बनता है। ठीक है। जैसे बादला राजस्थान में जोधपुर जोधपुर का प्रसिद्ध है, कुप्पी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। ऊंट की खाल से एक पात्र बनता है जिसमें तरल पदार्थ वगैरह रखते हैं। हाँ, उसे बोलते हैं कुप्पी। फोटो दिखाऊंगा कल, कुप्पी की, बादला की, सब फोटो दिखाऊंगा। तो आगे चलते हैं। ऊंट की खाल से बना पात्र क्या कहलाता है? कुप्पी, जो राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और बादला, जस्ते की परत चढ़ाकर पानी ठंडा रखने के लिए एक पात्र बनाया जाता है, जिसे बादला कहते हैं। बादला राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊंट अनुसंधान केंद्र। बताओ ये कहां है? ऊंट अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र है साथियों जोहड़बीड़ में। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ में पड़ता है। और जोहड़बीड़ कहाँ है? तो जोहड़बीड़ है राजस्थान के बीकानेर जिले में। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, बीकानेर। इसकी स्थापना कब की गई साथियों? अगर आपसे पूछ ले तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में, 1984, 1984 में। और इसका प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था साथियों इसामुद्दीन उस्ता को। प्रथम अध्यक्ष है इसामुद्दीन, इसामुद्दीन उस्ता। प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसामुद्दीन उस्ता। इसका प्रथम अध्यक्ष इसामुद्दीन उस्ता को बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कैमल मिल्क डेयरी। ऊंट के दूध, ऊंटनी के दूध की डेयरी, यानी इसे बोलते हैं अपने कैमल मिल्क डेयरी, कैमल मिल्क डेयरी, मिल्क डेयरी, डेयरी।
या अपने बोलते हैं ऊंटनी के दूध की डेयरी, दूध की डेयरी। ऊंटनी के दूध की डेयरी कहाँ है? तो ये भी है साथी जोहड़बीड़ में। कहां पर है? जोहड़बीड़ में। ऊंटनी के दूध की डेयरी जोहड़बीड़ में है, और जोहड़बीड़ कहां पड़ता है? बीकानेर में। साथियों, ऊंटनी का दूध मधुमेह रोग में लाभकारी माना जाता है। नोट लगा कर लिख रहा हूं, नोट। ऊंटनी का दूध, ऊंटनी का दूध, दूध मधुमेह, मधुमेह रोग में, मधुमेह रोग में लाभप्रद माना जाता है, लाभप्रद माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, ऊंटनी का दूध मधुमेह रोग में क्या माना जाता है साथी? लाभप्रद माना जाता है। ऊंटनी का जो दूध है वो मधुमेह रोग में सबसे फायदेमंद माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, सुनो। अब आता है दोस्तों ऊंट के बालों से बना कंबल। नेक्स्ट लिखो, ऊंट के बालों से बना कंबल। ऊंट के बालों से बना कंबल। ऊंट के बालों से बना कंबल, यह क्या कहलाता है? बाखला। बाखला, या इसको बोलते हैं बाखला। ऊंट के बालों से बना कंबल बाखला या बाखला कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ओढ़ते हैं ना, जैसे ऊंट के बाल, ऊंट के बाल काट करके उन्हें काट करके, यानी चरखा या उसे काट करके उससे क्या बनाते हैं? अपने कंबल वगैरह बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बाखला या बाखला बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऊंट पर कसी जाने वाली काठी। ऊंट पर कसी जाने वाली काठी। ऊंट पर कसी जाने वाली काठी। ऊंट पर कसी जाने वाली, कसी जाने वाली, जाने वाली वाली काठी। ऊंट पर कसी जाने वाली काठी, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है कुंची या पिलाण। इसकी भी फोटो दिखाऊंगा कल आपको। ठीक है ना। मैं कुंची या पिलाण, ऊंट पर कसी जाने वाली काठी को कुंची या पिलाण कहा जाता है। हाँ हाँ, तो ऊंट पर कसी जाने वाली काठी को क्या बोलते हैं? कुंची या पिलाण बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथी ऊंट के आभूषण। ऊंट कौन कौन सा आभूषण धारण करता है? इस ये कुंची या पिलाण इस प्रकार ऐसा होता है, कुंची या पिलाण ऐसे। ऐसे कल मैं इसकी फोटो दिखाऊंगा, ऊंट की भी आपको फोटो दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ऊंट पर कसी जाने वाली काठी क्या कहलाती है? कुंची या पिलाण। आगे आ जाओ, फिर बात करते हैं ऊंट के आभूषण। ऊंट भी टूम टाकी पैर है, तो आगे लिखते हैं ऊंट के आभूषण। ऊंट के आभूषण, ऊंट के आभूषण। ऊंट के आभूषण में एक नंबर पर तो आप याद रखना पैर। पैर के आभूषण है नेवरी, या अपने बोलते हैं साथियों नेवरिया। नेवरिया, ऊंट के पगंग मापा गुंगरू जो होते हैं वो बांधते हैं ना, उसे बोलते हैं नेवरी या नेवरिया। नेक्स्ट बात करेंगे गले का आभूषण। ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। गोरबंद, गोरबंद। और ऊंट के नाक का आभूषण है नोजपिन। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, नोजपिन नहीं है, गिरबान। गिरबान, ऊंट के नाक का आभूषण क्या है? गिरबान। तो ठीक है, ऊंट के पैर का आभूषण नेवरी या नेवरिया, ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद, और नाक का आभूषण है गिरबान। ठीक है, यह है ऊंट के आभूषण। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे, ऊंट के आभूषण हो गया ना। आगे बात करेंगे ऊंट पर की जाने वाली कला। ऊंट पर की जाने वाली, हाँ, ऊंट पर की जाने वाली कला।
आगे देखो, ऊंट पर की जाने वाली कला, ऊंट पर की जाने वाली, की जाने वाली कला, ऊंट पर की जाने वाली कला। इसमें आप याद रखना साथियों, एक तो होती है ऊंट पर की जाने वाली कला, नेक्स्ट याद रखना जिंदा ऊंट पर, जिंदा ऊंट पर, ऊंट पर, ऊंट पर जट कतराई करते हैं, जिंदा ऊंट पर जट कतराई। जट कतराई मतलब ऊंट के बालों को काटकर उस पर कला करते हैं। ऊंट पर की जाने वाली कला एक याद रख लेना, मृत ऊंट पर, मृत ऊंट पर, ऊंट पर कौन सी कला करते हैं, मृत ऊंट पर की जाती है उस्ता कला, ये की जाती है उस्ता कला, ये करते हैं खाल पर, खाल पर। और ये साथियों जट कतराई है, ये ऊंट के बालों को काटकर कला करते हैं। ठीक है, ऊंट के बालों को काटकर अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं ना। हाँ, कल फोटो दिखाऊंगा थाने भी, ऊंट के ऊपर डिजाइन बनाया, कई मोरिया बनाए रखे है ऊंटा पर, और कई ऊंट पर कुछ सर अलग अलग। हाँ तो ये समझ गए ना। हाँ, जिंदा ऊंट पर जट कतराई और मृत ऊंट पर की जाती है उस्ता कला। साथियों नोट में एक बात लिखते हैं, नोट लगा करके लिखना, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। नोट लगा के लिख लो, नोट, उस्ता कला, उस्ता कला, उस्ता कला, कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्त है, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रख लेना, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार, कलाकार, कलाकार कौन था, हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन उस्ता। वर्तमान में, वर्तमान में कलाकार है मोहम्मद हनीफ उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता। नेक्स्ट लिख लो, उस्ता कला का स्वर्णकाल, उस्ता कला का, कला का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल, उस्ता कला का स्वर्णकाल है अनूप सिंह, अनूप सिंह का, अनूप सिंह का काल। अनूप सिंह कहाँ का शासक था, बीकानेर, बीकानेर के शासक अनूप सिंह का जो काल था वो उस्ता कला का, हाँ ये लो। अब इसके बाद में बात करते हैं ऊंटों की नस्ल। क्या ऊंटों की कोई नस्ल होती है भाई, नेक्स्ट लिखते हैं ऊंटों की नस्ल, ऊंटों की नस्ल, ऊंटों की नस्ल आप याद रखना, ऊंटों की नस्ल है साथी कच्छी। कौन सी है, कच्छी, कच्छी, केशपाल, कच्छी, केशपाल, गुरहा, गुरहा, सिंधी, बीकानेरी, मारवाड़ी, जोधपुरी, जोधपुरी, जैसलमेरी, जैसलमेरी, अलवरी, अलवरी। ये क्या है, ऊंटों की नस्ल है, कच्छी, केसपाल, गुर्रा, सिंधी, बीकानेरी, मारवाड़ी, जोधपुरी, जैसलमेरी, अलवरी। ये क्या है, ऊंटों की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राज्य में ऊंटों की विशेषता। हाँ, नेक्स्ट देखो, राज्य में ऊंटों की विशेषता, राज्य में ऊंटों की विशेषता, ऊंटों की विशेषता, विशेषता। राजस्थान में 3 विशेषताओं युक्त ऊंट पाए जाते हैं। विशेषता 1 नंबर पर तो लिखो, नाचने हेतु प्रसिद्ध, नाचने हेतु प्रसिद्ध,
एक मिनट रुको। सुंदरता हेतु प्रसिद्ध, सॉरी भाई, सुंदरता हेतु प्रसिद्ध, सुंदरता हेतु प्रसिद्ध। सुंदरता हेतु कौन सा ऊंट प्रसिद्ध है? तो आप याद रखना, नाचना जैसलमेर। सुंदरता हेतु प्रसिद्ध ऊंट है नाचना जैसलमेर का। वही ऊंट सुंदर जो नाचना जाने, सीधा याद रख लेना, वही ऊंट सुंदर जो नाचना जाने। बैफ और बोझा तो बैफ और बीकानेर वाले ही ढोते हैं। बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध ऊंट है बीकानेरी, और सवारी ढोने हेतु प्रसिद्ध ऊंट है गोमट का, और गोमट पड़ता है फलोदी में। राजस्थान में 3 ऊंटों की विशेषता। हाँ, तो सुंदरता हेतु प्रसिद्ध कौन सा ऊंट है? नाचना जैसलमेर। नाचना, वही ऊंट सुंदर जो नाचना जाने, नाचना जैसलमेर। नाचना जैसलमेर का ऊंट सुंदरता हेतु प्रसिद्ध है। नंबर 2 पर आप याद रखना, बोझा ढोने हेतु, बोझा, बोझा ढोने हेतु, ढोने हेतु, बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध ऊंट कहाँ का है? तो आप याद रखना, बीकानेर। बैफ और बोझा तो बैफ और बीकानेर वाले ही ढोते हैं। तीसरा याद रखना, सवारी ढोने हेतु, सवारी ढोने हेतु, ढोने हेतु, सवारी ढोने हेतु प्रसिद्ध है साथियों गोमट का, गोमट फलोदी। गोमट है, गोमट पड़ता है कहां पर? फलोदी जिले में। पहले फलोदी तहसील थी, जिला जोधपुर था, अब फलोदी जिला बन गया। इसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं ऊंट में होने वाला रोग। नेक्स्ट आगे लिखते हैं ऊंट में सबसे खतरनाक, ऊंट का, ऊंट का सबसे, सबसे खतरनाक, खतरनाक रोग। ऊंट का सबसे खतरनाक रोग कौन सा है? सर्रा। सर्रा का मतलब जानते हो? पेचिस, यानी कब्ज हो जाए ऊंट के, तो ऊंट मरीज रहे। ऊंट का सबसे खतरनाक रोग कौन सा है? सर्रा। अब आगे लिख लेना, सर्रा नियंत्रण अभियान 2012 में शुरू किया गया। सर्रा नियंत्रण, सर्रा नियंत्रण अभियान, अभियान, सर्रा नियंत्रण अभियान, अभियान 2012 में शुरू किया गया, शुरू किया गया। सर्रा नियंत्रण अभियान कब शुरू किया गया था दोस्त? 2012 में शुरू किया गया था। खुरपका मुंह पका ये ऊंटों में नहीं होता भाई दोस्त, ठीक है ना? हाँ, खुरपका मुंह पका गाय भैंसों में ये सबसे ज्यादा होता है। हाँ, दस्त नहीं है, कब्ज है, सर्रा, सर्रा रोग है। तो ये मैंने आपको ऊंट पढ़ाया, कल इसकी आपको मैं फोटो दिखाऊंगा। साथियों मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अच्छे से तैयारी करना, जितना पढ़ाएं उतना डेली आप रिवीजन करते जाना। ओके, ऑल द बेस्ट।